दोस्तों, आपका स्वागत है विद्यार्थी माइंडसेट के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूं और आज जिस बात पर और जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है नेशनल इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के जो प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर हम सारगर्भित चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए कि आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में, ठीक है, और भाग 18 में, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट ही हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे एसएससी और पीसीएस जैसे एग्जामों में तो डायरेक्ट ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना भाग 18 में आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था राष्ट्रपति के लिए की गई है जब भारत के किसी भाग या भारत राष्ट्र पर या उसके संविधान पर किसी भी प्रकार का संकट आए, एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती मिले भारत की, और स्वतंत्रता और भारत के संविधान पर किसी भी प्रकार का संकट आए, तो उस केस में, उस सिचुएशन में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल, यहाँ पर मंत्रिमंडल का उल्लेख है। ठीक है, मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है। ठीक है, तो इसलिए मंत्रिपरिषद भी कह सकते हो, मंत्रिमंडल भी, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक 352 में मंत्रिमंडल का उल्लेख है, कैबिनेट का। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, इसके आधार जो है लगाने के वो क्या है? युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, आपातकाल की विशेष परिस्थिति में संविधान द्वारा सरकार को अतिरिक्त शक्तियां दे दी जाती हैं। यहाँ सरकार का मतलब है केंद्र सरकार को। देखिए, साधारण स्थिति में क्या है कि संघीय व्यवस्था लागू होती है भारत में। ठीक है, संघीय व्यवस्था क्या है? जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, और वो विभाजन माना जाता है, मतलब राज्य सरकार से संबंधित जो 7वीं अनुसूची है उसमें राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची में जो है विषय हैं उस पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, और केंद्र सूची है और समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश भी दे सकती है जो राज्य सूची के अंतर्गत है, और उस पर विधान भी बना सकती है, विधायिका द्वारा उस पर विधान भी बनाया जा सकता है। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। और व्यवस्था तो बताई थी 352 में व्यवस्थित किया गया है, और देश की जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखी जाती है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम। देखिए, लगाने का जो आधार है इसको, ठीक है, ग्राउंड फॉर इम्पोजिशन, ठीक है, जो नेशनल इमरजेंसी को लगाने का आधार है वो युद्ध है, ठीक है, बाहरी आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, तो उस केस में इसको, जब युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो इसको बोला जाता है बाह्य आपातकाल। ठीक है, बाह्य आपातकाल, इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है, बाह्य आपातकाल। लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के ही तहत, तो उसको बोला जाता है आंतरिक आपातकाल। ठीक है, आंतरिक आपातकाल, यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो और ये जो है घोषणा मैंने पहले ही बता दी कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति कर सकता है, स्वैच्छिक रूप से नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है तो उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल और ड्यूरेशन क्या है ये निर्धारित है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो घोषणा करता है उसको पहले तो उस घोषणा के पीछे कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद की सिफारिश चाहिए। ठीक है, फिर उस घोषणा को संसद द्वारा स्वीकृति भी दिलानी पड़ती है। ठीक है, और संसद की स्वीकृति जो है 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत से संसद द्वारा पारित किया जाता है ये प्रस्ताव राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रस्ताव को संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। एक बार जब पारित हो जाता है तो ये 6 महीने के लिए चलता है, और अगले 6 महीने के लिए दोबारा से इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन संसद की अनुमति फिर से 6 महीने में दोबारा से विशेष बहुमत से ली जाएगी, और इस प्रकार ये बार बार बढ़ाया जा सकता है हर 6 महीने की ड्यूरेशन में। ये जो प्रावधान है कि हर 6 महीने की के बाद जो है संसद की अनुमति लेनी होगी, ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया था 1978 में। और ये भी याद रखना कि पहले जो है इसकी जो अनुमति थी वो 2 महीने में ली जा सकती थी। ठीक है, 2 महीने में ली जानी जरूरी थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जो संसद से स्वीकृति की अनुमति है, मतलब अनुमति जो मिलनी है संसद से, वो 1 महीने के अंदर कर दी गई। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, और प्रत्येक 6 महीने के बाद दोबारा से अनुमति लेना भी अनिवार्य कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। और एक चीज और परिवर्तित की गई थी, वो क्या थी कि जो ये पहले साधारण बहुमत, ठीक है, साधारण बहुमत का मतलब क्या है कि संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत
से जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता था। पहले जो है साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में ही 1978 में ये बात लागू कर दी गई कि नहीं नहीं, जो राष्ट्रीय आपातकाल की स्वीकृति का प्रस्ताव है वो जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा व्यवस्था करी गई कि विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, विशेष बहुमत का अर्थ क्या होता है कि जो संसद में बैठे हुए हैं लोग, जो मतदान कर रहे हैं, ठीक है, बैठे हुए हैं, उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, मान लो 300 लोग हैं तो उनका 2/3 बहुमत जो बैठे हुए हैं मतदान के लिए, और कुल सदस्य संख्या, संसद की कुल सदस्य संख्या 543 है, तो इसका बहुमत होना चाहिए, मतलब 272 सदस्य कम से कम होने चाहिए इसके पक्ष में। ये दोनों जब मैच होगा तब जाके ये आपातकाल लागू होगा। ठीक है, लेकिन पहले जो था, जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से पहले सिर्फ बहुमत चाहिए था संसद का। ठीक है, मतलब 543 में से 272 सदस्य जो हैं वो अगर एग्रीमेंट दे देते हैं, सहमति दे देते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता था। ठीक है, मैंने यहाँ पे कई चीज़ें और भी बता दी हैं, वो आप ऐड कर लेना। ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, मैंने बता दिया कि 44वें संशोधन अधिनियम में बहुत सारे प्रक्रिया को सख्त बनाया गया और नागरिक स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण को अब सीमित कर दिया गया। कैसे सीमित कर दिया गया? जैसे मान लो पहले क्या था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती थी तो अनुच्छेद 359 के तहत, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, उनको उनके विरुद्ध या उनके अनुसार ना कानून बनाकर इनको वापस लेने के लिए भी कानून या कम करने के लिए भी कानून संसद द्वारा बनाया जा सकता था। ठीक है, फंडा मौलिक अधिकारों को कम करने से संबंधित कानून भी बनाया जा सकता था या वापस लेने से संबंधित कानून भी संसद द्वारा बनाया जाता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत क्या करा गया कि अब जो है एक व्यवस्था की गई कि आर्टिकल 20 और 21 में जो मौलिक अधिकार लिखे गए हैं, मतलब अभियुक्त के अधिकार और जीवन का अधिकार, इसको जो है किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं ले सकती संसद या इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। बाकी के विरुद्ध बना सकती है, ऐसा कोई कार्य कर सकती है जो 20 और 21 में लिखे हुए हैं उनको छोड़ के बाकी सब में, मतलब बाकी सबके विरुद्ध, बाकी सारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जो बचे हुए हैं उनसे संबंधित कानून बना सकती है या उनके विरुद्ध कानून बना सकती है संसद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। लेकिन 20 और 21 जो है, जो इसमें अभियुक्त के अधिकार हैं, ठीक है, और इससे संबंधित जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में, ठीक है, इसके विरुद्ध कानून संसद नहीं बना सकती। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी। ठीक है, और एक और व्यवस्था करी गई थी, आर्टिकल 19 से संबंधित जो 6 स्वतंत्रताओं को क्या करता है, हमारे लिए उपलब्ध कराता है। उसमें क्या करा गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये करा गया कि जो आर्टिकल 19 है उससे संबंधित कोई भी प्रावधान तभी हटेगा जब उसके विरुद्ध कोई भी कानून तभी बनेगा जब बाह्य आपातकाल लागू हो। बाह्य आपातकाल का मतलब जब युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लागू होगा, तभी आर्टिकल 19 का खुद पे खुद क्या हो जाएगा, ये लागू हो जाएगा कि इसके विरुद्ध संसद जो है कानून बना सकती है या इसको वापस लेने के लिए कानून बनाया जा सकता है। लेकिन आंतरिक आपातकाल, जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल घोषित होगा, तो आर्टिकल 19 के जो अधिकार हैं वो बचे रहेंगे। ठीक है, ये भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा की गई थी। इस व्यवस्थाओं को भी आप याद रखना, ठीक है, और नोट कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं हम। प्रभाव क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया कि केंद्र को राज्यों पर व्यापक अधिकार मिल जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स का कुछ हद तक निलंबन हो जाता है। प्रेस और नागरिक गतिविधियों पर नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्यकारी प्रभाव क्या होते हैं? देखो, कार्यकारी प्रभाव क्या है? जो कानून बने हैं उसको लागू करने के लिए जो भी, चाहे उसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होती है, राज्य सरकार जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान चाहे वो राज्य सरकार का राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून हो, लेकिन फिर भी उस पर भी केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देशित कर सकती है कि आप ये काम करेंगे और ये काम नहीं करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, जबकि वहाँ की जो सरकार है वो गिरती नहीं है, वो निलंबित नहीं होती, वैसे ही वहाँ पे मतलब वैसे चलती रहती है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार जो है उनको क्या कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है राज्य सरकार को। ठीक है, विधायी प्रक्रिया में क्या होता है, जो संसद जो है राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, जब लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा होगा तो जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है, वो इसके राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, और हर मतलब जो भी इससे संबंधित वो है ना कानून, जो राज्य सरकार बनाती है राज्य सूची के विषयों पर, वो संसद को, या राज्य विधानसभा बनाती है राज्य सूची के विषय पर, वो संसद को मिल जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट पर प्रभाव। भाई देखो, मैंने बता दिया कि आर्टिकल जो है 19 से संबंधित जो भी 6 स्वतंत्रताएं हैं उनको अनुच्छेद, यहाँ ध्यान रखना, अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, अनुच्छेद 358 के तहत जो है वो क्या होता है, आर्टिकल 19 से संबंधित प्रावधान खुद पे खुद, मतलब ऑटोमेटिकली, वो इसके लिए कोई अलग से ना पारित करने का प्रस्ताव जरूरत नहीं होता किसको, संसद को। ये खुद से खुद, जैसे ही बाह्य आपातकाल लागू होगा, बाह्य आपातकाल में जब आपातकाल की घोषणा युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर होगी तो अनुच्छेद 19 खुद ब खुद निलंबित हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो निलंबन होता है वो कब होता है,
अनुच्छेद 358 के तहत, याद रखना, ठीक है। और अन्य अधिकारों का जो निलंबन होता है वो राष्ट्रपति की घोषणा के बाद होता है। राष्ट्रपति एक प्रस्ताव या राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश जारी कराया जाता है अनुच्छेद 359 के तहत। तो इसके बाद अन्य जो अधिकार हैं, अनुच्छेद 19 को छोड़कर जो अधिकार हैं वो जो हैं वो निलंबित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद 359 वाला, इसमें आंतरिक और बाह्य आपातकाल दोनों के तहत जो है दोनों ही आपातकाल में जो राष्ट्रपति द्वारा जितने भी आदेश दिए हैं, जितने भी मौलिक अधिकारों का वापस लेने के या उसके विरुद्ध कानून बनाने के, उस पर क्या है संसद कानून बना सकती है ये, लेकिन दोनों केस में लागू होता है, चाहे वो आंतरिक आपातकाल हो चाहे बाह्य आपातकाल हो। लेकिन जो अनुच्छेद 19 है ना, उसका निलंबन केवल एक ही कंडीशन में होगा, बाह्य आपातकाल के। अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, जैसे 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था, तो उस आधार पर अब नहीं लगाया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में व्यवस्था कर दी गई थी, ठीक है। और अनुच्छेद 300 जो 59 है उसके तहत भी अब जो है आर्टिकल 20 अभियुक्त के अधिकार और आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। बाकी सभी अधिकार के विरुद्ध जो है कानून बना सकती है संसद, ठीक है। और कार्यपालिका कोई कार्यवाही कर सकती है, ठीक है। जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो बाद में भी आपातकाल के बाद में भी जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। देखो, आपातकाल का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए खतरा है, आलोचना में हम देख रहे हैं, ठीक है। लोकतंत्र के लिए ऑब्वियसली खतरा है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार दिए गए, हमने बहुत टाइम तक लड़ाई लड़ी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, किससे, जो ब्रिटिश एम्पायर था उससे। लेकिन उसके बाद अगर ये ऐसे प्रावधान रखे गए हैं तो वो क्या है कि लोकतंत्र जो है उसको खतरा है, इन प्रावधानों से हो सकता है, ठीक है। राजनीतिक विरोध को दबाने का माध्यम बन सकता है, ठीक है। 1900 जैसे राजनीतिक विरोध कैसे, 776 नेताओं को इंदिरा गांधी के टाइम पे जब आपातकाल लगा था तो गिरफ्तार कर लिया गया था, जेलों में बंद कर दिया गया था, ठीक है। इंदिरा, जैसे उदाहरण के लिए 1975-77 के दौरान इंदिरा गांधी काल में हुआ था। प्रेस पर सेंसरशिप लगाई जा सकती है, नागरिक स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर दमन हो सकता है, संविधान में संशोधन के जरिए इसे नियंत्रित करने की कोशिश की, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। निष्कर्ष क्या है इसका? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन आ सकती है जिसमें देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को चुनौती दी जाए अनैतिक तत्वों द्वारा, ठीक है। इसे लागू करते समय लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का संतुलन रखना अनिवार्य है, जैसा कि हमने करा थोड़ा सा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, ठीक है, 1978 द्वारा। ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 42वां और 44वां संशोधन अधिनियम, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।